अब इन लोगों को अभी भेजा है मैंने, इनको बोल तो दिया मैंने, नहीं जी तो एनीवे होपफुली ज्वाइन करेंगे। अभी ये 2 तो करेंगे ही करेंगे। जी अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा मैंने इनको, जी सर। नहीं तो रिकॉर्डिंग करके हम लोग शेयर कर लेंगे। ठीक है सर। तो और क्या, मुंबई में बारिश तो नहीं हो रही अब? बहुत ज्यादा हो रही है सर। पिछले 2 हफ्ते से बिल्कुल धूप निकली ही नहीं। तो अभी घर से चल रहा है ना काम पूरा, वर्क फ्रॉम होम? घर 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 से ही चल रहा है, घर से ही चल रहा है। तो अब तो वैसी प्रॉब्लम होगी ना ट्रांसपोर्टेशन की भी। हाँ दिक्कत होती है सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कुछ वैसा अभी शुरू नहीं किया है गवर्नमेंट ने। हेलो कीर्ति, हाउ आर यू? सर वो रिमोट एक्सेस चाहिए। शेयर ना, जी रिमोट एक्सेस की रिक्वेस्ट अभी आई नहीं। शेयर स्क्रीन आप करेंगे तो फिर आ जाएगी सर। आ रही होगी सर। जी तो हेलो कीर्ति, कीर्ति आर यू कनेक्टेड? इसके अलावा सर और कौन से टॉपिक बचे हुए हैं अभी? डिस्कस करेंगे कल सुबह, फोन पे कर लेंगे, ठीक है। या सेशन खत्म होने के बाद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर। एक्चुअली 4 टोटल मॉड्यूल्स हैं, जी तो 2.5 मॉड्यूल्स हम लोग इस टर्म में जो है वो कवर कर लेंगे, और उसके बाद हाफ ठीक है। मॉड्यूल्स नेक्स्ट टर्म में। ठीक है सर। तो सीक्वेंसिंग हम लोग उसी हिसाब से कर रहे हैं ना, जी थीमेटिक सीक्वेंसिंग ज्यादा कर रहे हैं उसको, ताकि वो बीच में एकदम जंप ना आए। पहले फेज में हम लोगों ने इकोनॉमिक सिस्टम जी और ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी के कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, वो तो जी मैंने डिस्कस कर लिए थे। जी ये कि
एक फाउंडेशन पहले हमने दे दिया इनको ऑफ द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल सिनेरियो एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं कि एग्जैक्टली तुम्हारे जैसे प्रैक्टिशनर्स आएंगे तो हाउ एग्जैक्टली बिजनेस जर्नलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, एंड वन मॉड्यूल इज ऑन डेटा जर्नलिज्म, Okay. which we will take it up later. That is also, I think, your area of expertise. Data journalism. जी जी करूँगा। Kirti, are you there? Kirti is not connected. Yes, sir. Yes, Kirti, sir. yes. Yes, sir. I'm here. How are you? Should we wait for Gopal or some other people? Kirti, can you hear me? Yes, sir. Sir, Wait for- I'm texting Popal. I'm asking her what her Kirti, I think we can start now because we'll be sharing the video and Gopal and other people can join later. So today we will be discussing budget and fiscal policy, and we have an expert from the industry, Amit Datta, who is output editor of Z Business in Mumbai. Before Z, he was with CNBC Business Channel, that is Network 18, almost for 10 years. So he has almost 15 years experience in the area of business and financial journalism. So with that brief introduction, Amit, you may please start the session. Yeah. Good evening, everyone. Let's start today's topic, that is budget and fiscal policy. As I have discussed earlier also, that budget is the biggest event for a business channel or business newspaper or business journalism's website or digital media also. Because क्या होता है कि पूरे एक साल का जो भी लेखा जोखा होता है, जो पॉलिसी होती है, that is being announced in budget, यूनियन बजट. So हम लोगों को इसकी बहुत तैयारी करनी पड़ती है. Almost 3 or 4 months prior to the event हम लोग ये प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं बजट की. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बजट क्या है, क्या होता है बजट में. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट. So the definition of the budget is a financial statement showing expected receipts and expenditures of the government in coming financial year. मतलब अगले साल में सरकार की आमदनी कितनी होगी और कितना खर्च होगा, इसको जब एक जगह कंपाइल करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है आमदनी और खर्चे का, उसको बजट कहते हैं. लेकिन बजट में दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि सिर्फ अगले साल के बारे में नहीं होता है, नॉट रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और कमिंग फाइनेंशियल ईयर. इट इंक्लूड्स आल्सो प्रीवियस ईयर्स and revised estimate of current year and budget estimate of coming year. That means
हमने पिछले साल जो बजट बनाया था उसमें हमने क्या क्या किया और जो हमने एस्टिमेट दिए थे वो कहाँ तक पूरे हुए। इस साल हम क्या कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, हमारी क्या एस्टिमेट है। तो ये सारा मिला जुला करके एक बजट डॉक्यूमेंट बनता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है जिसको बजट कहते हैं। और ये बजट स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट में, स्टेट असेंबलीज में पेश करती है, साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट का भी बजट आता है। सबसे पहले आज़ादी के बाद जो सबसे पहला बजट पेश हुआ था, क्योंकि 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त था, तो उसके बाद से देश को चलाने के लिए कि आगे किस तरह की रूपरेखा होगी, किस तरह के गाइडलाइंस होंगे, किस तरह की पॉलिसी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, खास करके फिस्कल पॉलिसी। ध्यान रखिए, फिस्कल पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट तैयार करती है। तो फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ डेटा डिराइव किए गए थे ब्रिटिश रूल के टाइम से कि ब्रिटिश लोग कैसे करते थे, रेवेन्यू कहाँ से आती थी और एक्सपेंडिचर कितना होता था। तो एक रफ एस्टिमेट बना करके एक बजट प्रेजेंट किया गया था। उस समय जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे सर आर.के. शनमुगम शेट्टी, उन्होंने ये बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। फर्स्ट टाइम जो बजट पेश हुआ था वो 7.5 months का था। इट वाज फॉर 7.5 months। ऑल्दो नेक्स्ट बजट फिर से 1 अप्रैल 1948 को आ गया था, लेकिन ये सोच करके कि आगे अगर डिले होता है या समझने में दिक्कत होती है, डाटा कलेक्ट करने में दिक्कत होती है, एस्टिमेट बनाने में दिक्कत होती है, तो ऐसा ना हो कि हमारा काम रुक जाए, सरकार का काम रुक जाए बजट के बिना। तो इसलिए 7.5 महीने का बजट प्रेजेंट किया गया और उसको पास कराया गया। उसके बाद फिर जब 1 अप्रैल 1948 को नेक्स्ट बजट नए सिरे से आया पूरे साल भर का, तो जो 3 महीने बचे हुए थे, 4 महीने बचे हुए थे ऑलमोस्ट, तो उसका बजट वो नेगेट कर दिया गया, वो जीरो हो गया था। तो ये हमारी हिस्ट्री है, बजट कैसे शुरुआत हुई उसकी। बजट में होता क्या है ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना बड़ा इवेंट होता है। हिस्ट्री जानना मुझे लगता है थोड़ा बहुत जरूरी था कि कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि एक आध सवाल एग्जाम्स में या बाकी जगह आपको इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला बजट किसने पेश किया था, कब पेश हुआ था, डेट भी पूछा जाता है, कितने साल का पेश हुआ था। इसलिए 3 पॉइंट्स आपको वहां से याद रखने होंगे। उसके अलावा डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि बजट में आखिर क्या होता है। बजट 3 चीजों को मिला करके बनाया जाता है। नेक्स्ट ईयर के बारे में एस्टिमेट कि कितनी रेवेन्यू, कितना एक्सपेंडिचर हमारा सरकार का होगा। दूसरा पिछले साल का लेखा जोखा कि हमने क्या किया, जो हमारे टारगेट थे, क्योंकि जब लास्ट ईयर का बजट पेश होता है तो वो फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है। तो उस साल का लेखा जोखा जो कंप्लीट हो गया साल, उसका लेखा जोखा होता है। और दूसरा अभी जो एग्जिस्टिंग ईयर है जिसमें हम बजट पेश कर रहे हैं, इस एग्जिस्टिंग ईयर में अभी तक कितने टारगेट हमने अचीव किए, कितने एस्टिमेट हमारे पूरे हुए। ये 3 साल का, जैसे अब अगर अगले साल बजट पेश होता है, अब 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाने लगा है, 1 फरवरी 2021 को अगर बजट पेश होता है तो उसमें ये होगा कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का एस्टिमेट होगा। जो एग्जिस्टिंग ईयर है, चूंकि जब हम 1 फरवरी को बजट पेश होने की बात करें तो वो एग्जिस्टिंग ईयर में ही होगा। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च या 1 फरवरी 2021 तक क्या क्या अचीव हो गया है लास्ट बजट जो अनाउंस हुआ है बजट, उसके हिसाब से That is the financial year, Kirti, है? That the financial year. 1 April to 31st March is a financial year. Yes, our financial starts from 1st April and ends on 31st March. So 3 साल का लेखा जोखा बजट में होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो आप आगे इसमें देखेंगे। तो बजट के पार्ट होते हैं, बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में सरकार की जो आमदनी होती है उसके हिसाब से इसको 2 तरह से, जो रेवेन्यू सरकार की होती है उसको 2 तरह से हम देखते हैं कि कितनी रिसीट्स हुई गवर्नमेंट की, कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा हुआ, उस रेवेन्यू में से कितना खर्चा हुआ।
तो ये जिस सेक्शन में होता है उसको रेवेन्यू बजट कहते हैं। कैपिटल खास करके बोरोइंग्स से लेकर के, या आप उसको ये समझें कि लोन लेकर के क्या क्या सरकार की योजना है क्या क्या करने की, और वो कितना लोन ले सकती है और कितना खर्च करेगी, ये जो प्लान होता है वो कैपिटल बजट में होता है। उस कैपिटल बजट में भी दो हेड होते हैं, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये ओवरऑल चार If it's चीजें not हैं। clear, you can interrupt in between also, because when we complete this session, then maybe you will forget so many things. So feel free to ask your queries in between also. Amit, is that fine? Yes. You can interrupt any time if something is not clear. Please carry on. Yeah. So these four terms are very important, very crucial for understanding of union budget. So let's discuss one by one. The first one is revenue receipts. The income from tax revenue is being called revenue receipts. हमारे पास हमारे देश में दो तरह के टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में होता है जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं, जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स होता है जो वो पे करते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स और भी कई तरह के टैक्स लगते हैं जो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, जिसको आपको सीधा पे करना पड़ता है, जो एज एन इंडिविजुअल हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। दैट्स बीइंग कॉल्ड इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे किसी गुड्स पे या सर्विस पे टैक्स लगती है, आप मूवी देखने जाते हैं वहां पे टिकट पे आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है, दैट्स इनडायरेक्ट टैक्स। वो सरकार के पास ही पहुंचता है लेकिन आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं सरकार को, आप दे रहे हैं थिएटर के ओनर को, और वहां से फिर वो भिखारी जो है पेमेंट होता है। एक भिखारी जो बीड़ी पीता है वो भी टैक्स देता है। जी जी बिल्कुल। बीड़ी पे भी और सिगरेट पे भी टैक्स लगता है। सिगरेट पे सिन टैक्स लगाने की बात चल रही थी, इसको एक सिन माना जाएगा और सिन टैक्स होगी। टैक्स इस देश का आदमी देता है, मतलब यहाँ तक कि जो बीड़ी तक पीता है वो भी टैक्स देता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो टैक्स इनकम जो होती है रेवेन्यू रिसीट्स। अभी तक सिगरेट टैक्स एग्जेम्प्टेड थी क्या? सिगरेट्स जो है वो अभी तक टैक्स एग्जेम्प्टेड थी क्या? मुझे आइडिया नहीं है सिगरेट्स का। नहीं, सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी सिगरेट पे लगती है, टोबैको पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। लेकिन अभी 3-4 साल से एक प्रपोजल चल रहा है सिन टैक्स लगाने का। हर बजट से पहले क्या होता है कि ये प्रपोजल आता है, मार्केट में बहुत सारे रूमर्स आते हैं कि इस बार सरकार जो है वो सिन टैक्स इंप्लीमेंट कर सकती है, लगा सकती है। लेकिन उसकी एक अलग लॉबी है, टोबैको इंडस्ट्री की एक अलग लॉबी है जो सरकार पर प्रेशर बना के रखती है कि आप एक्साइज ड्यूटी तो ले ही रहे हो, सिन टैक्स क्यों लगाओगे, फिर हमारा क्या होगा, हमारी इनकम जो है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि ये सब कहने की बात है, कितना भी टैक्स लग जाए लीकर और उस पे टोबैको में कोई कमी तो आती नहीं, उसके कंजम्पशन में वो तो चलता ही रहता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। तो इनकम और एक्सपेंडिचर पे जो भी टैक्स देना होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। इसके अलावा ये सरकार की आमदनी है, सरकार की आमदनी होती है टैक्स के थ्रू। तो यही दोनों टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। आप इसमें इनकम टैक्स जो सबसे बड़ा पोर्शन है इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी। ये इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रही हैं। आप किसी शॉपकीपर को पे कर रही हैं लेकिन वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ही जाता है, शॉपकीपर को जमा करना होता है गवर्नमेंट के पास वो टैक्स। इसी तरह और भी कई सारी सर्विसेज आप यूज करते हैं, जैसे आप ट्रेन से सफर करते हैं, फ्लाइट से सफर करते हैं, वो आप सर्विस इस्तेमाल करती है उसकी, तो वहां पे जीएसटी आपको चुकाना पड़ता है, और फिर आपसे लेकर के एयरलाइंस कंपनीज या रेलवे वो गवर्नमेंट को जीएसटी देती है। तो ये सरकार की आमदनी का एक सोर्स है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल कमोडिटीज, जैसे सोने पे भी टैक्स लगता है, आपको सोना खरीदने पे भी वो जीएसटी के दायरे में आता है। पेट्रोल डीजल अभी जीएसटी में नहीं आया है लेकिन उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं। सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उससे टैक्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। तो वो सारा फिर गवर्नमेंट के पास जाता है, और ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अकाउंट में कैलकुलेट होती है एज ए रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स इसको बोलते हैं।
द नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार कितना खर्च करती है अपने रेवेन्यू का पार्ट। वो जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, अगर किसी सरकार बोरोइंग बहुत ज्यादा करती है किसी प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खास करके, या जैसे अभी आप सुन रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चलने वाली है, तो बुलेट ट्रेन के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरोइंग करेगी। तो बोरोइंग जब होगी, जब लोन लेगी गवर्नमेंट, तो फिर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट पेमेंट होगा, वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वो सरकार का वो पैसा, वो अमाउंट जो है वो खर्च हो रहा है। कुछ नॉन इंटरेस्ट पेमेंट भी होते हैं, कुछ फीस भरनी पड़ती है जो अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए, या नेशनल लेवल पे भी कुछ इवेंट्स होते हैं, उस पर भी सरकार खर्च करती है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या प्रमोशन से रिलेटेड है उसमें, तो नॉन इंटरेस्ट पेमेंट उसको बोलते हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस में बहुत बड़ा पोर्शन बजट का होता है। हमारा खर्च का हर देश का एक बहुत बड़ा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि डिफेंस एक्सपेंडिचर पे होता है। डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पे, उसके मेंटेनेंस पे, और उसको, और ये हर साल बढ़ाया ही जाता है, ये कम नहीं होता। डिफेंस का कितना परसेंट है? डिफेंस का कितना परसेंट इस वक्त डिफेंस बजट? वो एक बार देखना पड़ेगा कि कितना है। सर मैं इंडिया के बहुत सारे रैंक्स को देख रही थी कि लाइक अलग अलग रैंक्स में इंडिया क्या स्टैंड करता है। तो मैंने देखा कि लाइक अगर मतलब हमेशा हम आउट ऑफ 50 ही रहे हैं। आई मीन अगर लाइक फ्रीडम की बात कर ले या कंपैटिबिलिटी की बात कर ले तो हमेशा बहुत नीचे रहे हम लोग। लेकिन जब डिफेंस में इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हम 4th पे स्टैंड करते हैं। लाइक अमेरिका, चाइना एंड रशिया के बाद हमारा आता है। मतलब हम ज्यादा खर्च करते हैं डिफेंस में। ओके, मेरे प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है परफेक्टली। जी। उसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पेट्रोल पे, डीजल पे, केरोसिन ऑयल पे। गरीबों के लिए बहुत सारी सब्सिडाइज्ड स्कीम होती हैं, तो वो सब, या हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर पे भी सब्सिडी होती है। तो सरकार उसको एक्सपेंडिचर में काउंट करती है कि हमारे रेवेन्यू में से जो पोर्शन है वो हम सब्सिडी देते हैं, तो हमारा वो खर्च हुआ, वो एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। इसके अलावा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे जो खर्च होता है उसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो ये बात हुई रेवेन्यू साइड की, रेवेन्यू बजट की, जिसमें हमने रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझा। उसके अलावा थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो अब क्लैरिटी आ जाएगी कैपिटल रिसीट्स जब हम पढ़ेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग करती है। गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए मार्केट से पैसे बोरो करती है। वो पैसे बोरो करने का जो रास्ता है वो ये है कि बॉन्ड इशू करती है। किसी प्रोजेक्ट के लिए बॉन्ड इश्यूज होते हैं और उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है कि हम 8% रिटर्न, 8.5%, 7.5% पे बॉन्ड मार्केट में उतार रहे हैं, और उसके थ्रू जो भी पैसे आएंगे वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे। वो जो पैसा आता है, वो जो बोरोइंग का पैसा आता है, उसको कैपिटल रिसीट्स माना जाता है। वो आप अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, या कोई ऐसी जैसे बुलेट ट्रेन है, तो बुलेट ट्रेन के लिए भी गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ेगी, तो वो मार्केट बोरोइंग वो कहलाएगी, तो वो कैपिटल रिसीट्स में आ जाएगी। इसके अलावा एक्सटर्नल लोन गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। एक्सटर्नल लोन उस लोन को बोलते हैं जो गवर्नमेंट अब्रॉड से लेती है, दूसरे देश से लेती है, या आईएमएफ से लेती है, या वर्ल्ड बैंक से लेती है, तो उसको हम एक्सटर्नल लोन बोलते हैं। वो भी कैपिटल रिसीट्स के अंदर में आएगा। इसके अलावा सरकार जो लोन देती है, जो लोन सरकार देती है अलग अलग एजेंसीज को, अलग अलग देशों को, उसकी जो रिकवरी होती है, जो रिसीविंग होती है, वो फिर कैपिटल रिसीट्स में आएगी। जैसे सरकार ने भारत सरकार ने नेपाल सरकार को अगर 10,000 करोड़ का लोन दिया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसकी जब रिकवरी आएगी तो वो कैपिटल रिसीट्स में काउंट हो जाएगी। इसी तरह सरकार प्रोविडेंट फंड के जो पैसे लेती है एम्प्लॉई से और एम्प्लॉयर से, प्रोविडेंट फंड बनाती है, पीएफ का पैसा जो होता है वो भी कैपिटल रिसीट्स में ही शामिल होता है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट फिर इस पे इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो ये 4 चीजें कैपिटल रिसीट्स में काउंट होती हैं। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लोन और एडवांसेस, गवर्नमेंट जो
लोन देती है, चाहे एग्रीकल्चर लोन हो नाबार्ड के थ्रू या बाकी दूसरे लोन जो गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी जो लोन देती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। यूनियन बजट अगर किसी यूनियन गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई लोन देती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके किसी खास प्रोजेक्ट के लिए या किसी स्कीम के लिए भी लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा बहुत तरह के सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट की स्कीम होती है, डिफेंस और जनरल सर्विसेज, तो उनके लिए जो खर्च होता है वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी आता है। वो जनरल सर्विसेज और खास करके सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो स्कीम होते हैं उस पे खर्च जो किया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत बजट डॉक्यूमेंट में रखा जाता है। तो ये 4 पार्ट नटशेल में हमने समझा कि क्या होता है बजट का। इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई चीज। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कई बार गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल पैकेज देती है, जैसे कोरोना को लेके कई हजार करोड़ का पैकेज दिया, ये रिसोर्सेस कहाँ से ड्रॉ किए जाते हैं? क्या सर, नहीं समझा मैं। जैसे गवर्नमेंट कई बार किसी सिचुएशन में स्पेशल पैकेज देती है, जी कोरोना के लिए कई हजार करोड़ का जो है पैकेज दिया गया, ये रिसोर्स कहाँ से विड्रॉ करते हैं गवर्नमेंट? अपने रिजर्व फंड से? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। गवर्नमेंट के अलग अलग जो फंड्स होते हैं, ये सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले, या अगर डिजास्टर से अलग है, ये तो डिजास्टर वाले में जाएगा सर, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड जो बना होगा। इसके अलावा पीएम रिलीफ फंड के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट फंड भी होता है। नहीं, जैसे अचानक से पैकेज उन्होंने जो दिया, तो पैसा कहाँ से निकाला गया? मतलब रिजर्व बैंक से आया कि कहाँ से आया वो पैसा? तो सर अल्टीमेटली वो रिजर्व बैंक से ही आएगा, लेकिन अगर वो बजट से ज्यादा हो रहा है, जितना हमारा बजट है सर, गवर्नमेंट एक पार्ट बजट का रिजर्व रखती है, अगर वो उससे ज्यादा किसी को दे रही है तो फिर उसको बोरोइंग करनी होगी, या तो सेम ईयर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरे देश से बोरो करेगी गवर्नमेंट, या फिर नेक्स्ट ईयर उसको प्लान करके बोरो किया जाएगा। ये होता है सर। इससे रिलेटेड कोई सवाल कीर्ति? नो सर, आपने शायद लास्ट क्लास में भी ऐसा कुछ बताया था कि मतलब एक मेजर पोर्शन ऑफ द लाइक जो बजट हमारा पेश होता है उसका एक मेजर पोर्शन उसको साइड में करके रखा जाता है कि ऐसा कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या कुछ आपदा आती है तो वहां पे उस फंड को यूज की जाती है। आपने ऐसा सर पता है, नेचुरल कैलेमिटी के लिए वो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड अलग से एक रहता है, सरकार बना के रखती है, तो उसको इसी में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े, नेक्स्ट चीज। यस सर। union-budget.nic.in एक वेबसाइट है जहां की गवर्नमेंट अपने बजट के सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के लिए रखती है। आप कभी उस वेबसाइट पे जाकर के विजिट करें और किसी एक साल का बजट डॉक्यूमेंट अगर आप क्लिक करें, आप रिसेंट वाला अगर क्लिक करेंगे तो हर साल थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं इसमें। मैंने रिसेंट ईयर वाला ये लिया है कि रिसेंट अभी 1 फरवरी 2020 को जो बजट पेश हुआ था उसमें क्या क्या कौन कौन से सेक्शन थे जो कि हम लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो की टू बजट डॉक्यूमेंट्स होता है कि पूरे बजट डॉक्यूमेंट में क्या चीज कहाँ है और क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो बताने के लिए। तो सबसे पहला पार्ट ये होता है, ये 4 या 5 पेज का होता है जिसमें जो मेन चीजें रहती है कि हमें कहाँ से क्या उठानी है, क्या समझनी है, वो यहाँ बताया जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज बजट हाइलाइट्स। बजट आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझना हो तो जो जो चीजें बजट की, टैक्स से रिलेटेड, उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सेक्टर वाइज जो कुछ होता है वो बजट हाइलाइट्स में जो योजनाएं नई चलाई जाती हैं या फिर एग्जिस्टिंग योजनाओं में फंडिंग बढ़ाई जाती है, तो उन सब के बारे में बजट हाइलाइट्स में 2 से 3 पेज में ये बजट हाइलाइट्स होते हैं। उसके बाद जो पोर्शन होता है बजट स्पीच, जो हम लोग लोकसभा में सुनते हैं, पार्लियामेंट में जब फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच होती है, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यही होता है, बजट स्पीच वाला होता है पोर्शन। वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ती नहीं है,
सिर्फ पार्लियामेंट के में टेबल होता है बजट, और बजट स्पीच ही फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ती है। इसीलिए कुछ कुछ बहुत छोटी चीजें जो कि बजट स्पीच में नहीं होती हैं, वो जब पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा जाता है, लोग पढ़ते हैं, तब पता चलती है बात जाकर के, कि अगले दिन या फिर हफ्ते भर बाद समझ में आती है कि कैसे क्या इसमें अनाउंस किया गया है। हमेशा कुछ ना कुछ जब बजट स्पीच होती है तो कुछ कंफ्यूजन रहता है सेम डे, फिर नेक्स्ट एक आध दिन बाद न्यूज़पेपर वाले ढूंढ के निकालते हैं और उसको डालते हैं, या फिर टीवी चैनल्स में या वेबसाइट्स पे उसके क्लैरिफिकेशन के साथ आता है। उस पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी उस पर क्लैरिफिकेशन इशू करते हैं। हमेशा कंफ्यूजन किसी एक टॉपिक को लेकर के रहता है, किसी अनाउंसमेंट को लेकर के रहता है, तो उस पर क्लैरिफिकेशन भी आता है। खास करके टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज ऐसे हुए हैं जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कब से लागू होगा, कब तक रहेगा, ये क्या रेट होगा, कौन कौन से टैक्स ब्रैकेट में क्या चीजें आएंगी। इस पे क्लैरिटी अगले दिन या 2-4 दिन बाद आती है। उसके बाद फिर बजट एट ए ग्लांस, वो सेक्टर वाइज अलग अलग चीजें दी रहती है, जहां आप सेक्टर वाइज इसको देख सकते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसा हम लोगों ने भी देखा कि रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बारे में कि सरकार की कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च किया सरकार ने, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी एक डिटेल स्टेटमेंट होती है जिसमें आप देख सकते हैं कहाँ से सरकार को कितनी आमदनी हुई और सरकार ने कहाँ कितना खर्च किया। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मिलता है। उसके बाद फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल एक तरह से गजट टाइप से है, जहाँ पे आपको हर एक चीज की डिटेल होती है, जितने अनाउंसमेंट होती है, जितने चेंजेस गवर्नमेंट करती है, अपार्ट फ्रॉम स्टेटमेंट, जो नई चीजें लागू होती है, जो एग्जिस्ट पुरानी चीजें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, किसी के रेट में चेंज होता है, वो सारी डिटेल में फाइनेंस बिल है। इसीलिए हम लोग जब डिटेल में पढ़ते हैं तो फाइनेंस बिल पढ़ते हैं। थोड़ी ज्यादा मोटी होती है, थोड़े ज्यादा पेजेस होते हैं इसमें, लेकिन अगर किसी चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो फाइनेंस बिल पढ़ने से वो कंफ्यूजन ज्यादा हद तक दूर हो जाती है। मेमोरेंडम में ये होता है कि जैसे बजट स्पीच में कुछ ऐसी चीज है जिसको आगे इलेबोरेट किया गया है, आगे समझाया गया है, या कुछ एडिशन है बजट स्पीच वाले किसी कॉलम में या किसी लाइन में, या फाइनेंस बिल से रिलेटेड या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो वो मेमोरेंडम में ऐड किया जाता है, वो एक एडिशन होता है। अमित एक मिनट है, इसमें मेरे स्क्रीन पे आ रहा है रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मैं तो मेरे स्क्रीन में आ रहा है रनिंग आउट ऑफ टाइम, तुम्हारी स्क्रीन में भी आ रहा है? रनिंग आउट ऑफ टाइम आ रहा है मेरे स्क्रीन में जी। अभी नहीं सर, अभी 8 मिनट है, 8 साढ़े 8 मिनट है। एक बीच में आ रहा है रनिंग आउट ऑफ टाइम आ रहा है, जो वो तुम्हारी स्क्रीन में भी आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। वो मेरे में आएगा ना? हाँ सर। उस पे उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी कि नहीं होगी? नहीं, अभी तो चल रही है सर, रिकॉर्डिंग तो चल रही है अभी। नहीं मेरे स्क्रीन पर आ रहा है। स्क्रीन पे नहीं आ रहा सर, वो सिर्फ आपकी स्क्रीन में शो कर रहा है, वो हमें नहीं दिखा रहा है। वो रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं है ना? आएगा सर, वो रिकॉर्ड नहीं होगा ना? रिकॉर्डिंग नहीं। ठीक है। हाँ, वो हाँ, टेक्निकल बात है ना, सीखने को नहीं कई चीजें। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिसीट बजट और एक्सपेंडिचर बजट, वो दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं उसको। अगेन कस्टम नोटिफिकेशन, कस्टम ड्यूटी बहुत सारी चीजों पर रहती है। जो सामान विदेश से इंडिया मंगाया जाता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, और अच्छी खासी आमदनी होती है गवर्नमेंट की इससे कस्टम ड्यूटी पर। तो उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं, उसकी ड्यूटी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है, तो उस पे एक तो कस्टम ड्यूटी लगती है, उसके बाद उस पे कई सारे उसको सेस कहते हैं, सेस भी लगाए जाते हैं। तो उसमें अगर कोई चेंज होता है या कुछ चीजों को कस्टम ड्यूटी से बाहर निकालना होता है, ऐड करना होता है, या हर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे जितनी कस्टम ड्यूटी लगती है विदेश से लाने में, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो वो इस नोटिफिकेशन में आपको मिलता है। मतलब कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज जानना चाहें, तो वो एक सेक्शन अलग बना हुआ है, कुछ पेजेस होते हैं इसमें कस्टम नोटिफिकेशन में, तो वहां पे आप देख सकते हो। उसमें ये भी होता है कि अलग अलग देश से आने वाले चीजों पे अलग टाइप के भी ड्यूटीज लगाए जाते हैं। उसमें अलग अलग और भी चीजें होती है, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है,
इंपोर्ट ड्यूटी कुछ चीजों पे लगाई जाती है, वो जब आप उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो फिर उसको समझेंगे। यहाँ पे अगर डिटेल में फिर अगर एंटी डंपिंग और उसकी बात करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। गवर्नमेंट अगले साल इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है, कैसे ग्रोथ बढ़ेगी, कौन से सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्लान है, कौन कौन से सेक्टर को सरकार ज्यादा सब्सिडी दे रही है ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ और तेज हो। वो सेक्टर वाइज डिटेल जब आपको मिलेगी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होती है। उसमें ये भी है कि गवर्नमेंट का भी अपना एक टारगेट होता है जीडीपी ग्रोथ का, और इन्फ्लेशन का भी एक टारगेट होता है या एस्टिमेट होता है, वो सारा इसी में होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में। इसमें एक एनालिसिस भी होती है कि पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिमांड सप्लाई से रिलेटेड किस तरह की सिचुएशन देखी गई अलग अलग कमोडिटीज में या अलग अलग इंडस्ट्रीज में, उसका एक लेखा जोखा होता है। तो ये ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो एनालिसिस करने के लिए इसको यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो हमारे जर्नलिस्ट के लिए ये सिर्फ होता है कि हम लोग इसमें से काम की चीजें निकालते हैं कि जीडीपी ग्रोथ को लेकर के सरकार का क्या कहना है, इन्फ्लेशन को लेकर के सरकार का क्या कहना है, या इंटरेस्ट रेट सिनेरियो गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड कैसे इसको विजुअलाइज कर रही है, वो यहाँ से मिलती है। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी वो भी होता है। तो यहाँ चूंकि आगे हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो इसको बस इतना ही समझते हैं कि सरकार जो अगले साल, 2 साल या 3 साल के लिए फिस्कल पॉलिसी का फ्रेमवर्क एक रेडी करती है, विजुअलाइज करती है, उसका यहाँ पे एक स्नैपशॉट होता है, वो सरकार दिखाती है। तो फिस्कल पॉलिसी में हम आगे फिर समझ लेंगे उसको कि इसमें क्या क्या होता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जो आउटपुट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड जो भी स्कीम होती है, उससे रिलेटेड जो सरकार की स्कीम थी उससे रिलेटेड क्या क्या हुआ और उसका आउटपुट कितना आया किसी पर्टिकुलर ईयर में, ये खास करके जो प्रीवियस ईयर होता है या करेंट ईयर के बारे में अगर एस्टिमेट लगाया जाता है तो उसका इसमें डिटेल दिया जाता है कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम, कुछ ऐसी स्कीम होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट वो स्कीम चलाती है। तो ये दोनों तरह की स्कीम का कितने लोगों तक पहुंची ये स्कीम, कितने लोगों को फायदा हुआ, गवर्नमेंट का कितना खर्च हुआ, क्या आगे इसको कंटिन्यू किया जाए, कैसा इसका रिस्पॉन्स रहा, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो इस सेक्शन में होती है जिसको कहते हैं आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। ये ईयर वाइज इसकी एनालिसिस होती है। उसके बाद जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है बजट में वो ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ बजट अनाउंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर जो बजट अनाउंस हमने किया था, यूनियन गवर्नमेंट ने जो किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट 100% हुई, क्या क्या है जो इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो पाई, क्या ऐसी चीजें हैं जहां अभी थोड़ा सा पिछड़ी हुई है, वहां पे टारगेट अचीव नहीं हो पाया। वो उससे पता चलता है कि लास्ट ईयर जो अनाउंसमेंट हुई थी, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, तो उन सब की एक एनालिसिस और उन सब का एक स्टेटमेंट होता है कि पिछले साल जो चीजें अनाउंस हुई, जो हमने अनाउंस की, वहां पे किस तरह से काम चल रहा है या आगे वो कब तक कितना पूरा होने की उसकी उम्मीद है, संभावना है, ये इसमें सरकार बताती है। तो ये एलिमेंट्स हो गए जो कि आप बजट डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलेंगे। इसमें आपको समझना है, क्लियर है सब? यस सर। सर सही है, स्पीड सही है या और थोड़ा सा एलाबोरेट करके करें? इट्स फाइन, फिर हम लोग उसको एक्सटेंड कर देंगे जरूरत पड़ेगी तो। सर अब 2 मिनट बचा हुआ है। हाँ तो इसको अभी कर दें एक्सटेंड? हाँ सर खत्म करते हैं, इसको एंड करके एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एंड करके एक्सटेंड कर देते हैं।